आज की ये कहानी आज से नहीं, भविष्य से आती है। एक ऐसा भविष्य जहां आजादी एक अपराध है, जहां सच सरकार तय करती है और जहां सोचना सबसे खतरनाक काम है। इस किताब का नाम है 1984 और इसे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो समाज को देखने वाले और सत्ता को सवालों में घेरने वाले विचारक थे। उन्होंने ये किताब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी, लेकिन जो दुनिया उन्होंने दिखाई वो आज और भी डरावनी लगती है। 1984 कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा समाज जहां सरकार आपको नियंत्रित नहीं करती, वो आपको बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, लेकिन ये लंदन हमारे समय का नहीं। ये एक ऐसे देश का हिस्सा है जहां हर दीवार पर एक ही चेहरा है, बिग ब्रदर, और हर जगह एक ही संदेश, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये सिर्फ लाइन नहीं, ये एक डर है। इस दुनिया में हर घर में एक स्क्रीन लगी है जिसे टेली स्क्रीन कहा जाता है। ये स्क्रीन सिर्फ दिखाती नहीं, ये देखती भी है। आप क्या करते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे सोचते हैं, सब कुछ निगरानी में है। इस दुनिया का नायक है विंस्टन स्मिथ, एक साधारण सा आदमी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ सच नहीं बनाती, वो सच बदलती है। विंस्टन का काम है पुराने अखबार, पुराने रिकॉर्ड और पुराने भाषण सब बदल देना, ताकि सरकार कभी गलत ना लगे। अगर पार्टी ने आज कहा 2 और 2 5 हैं, तो कल दुनिया यही मानेगी। और विंस्टन इसी झूठ को हर दिन सच में बदलता है। लेकिन उसके अंदर कुछ गलत सा चल रहा है। वो सवाल पूछता है, क्या सच सच नहीं रहा, या हम सच देखना भूल चुके हैं? विंस्टन जानता है जो वो सोच रहा है वो खतरनाक है, क्योंकि यहां सोचना भी अपराध है, जिसे कहा जाता है थॉट क्राइम। इस दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, बिग ब्रदर, द पार्टी और थॉट पुलिस। थॉट पुलिस आपके शब्द नहीं, आपके चेहरे, आपकी आंखें और आपकी चुप्पी पढ़ती है। अगर आप ज्यादा खुश हैं या ज्यादा उदास, तो भी आप संदिग्ध हैं। विंस्टन को एक डर सताता है कि कहीं उसके चेहरे पर उसके विचार दिख ना जाएं। एक दिन वो एक डायरी खरीदता है जो खुद में एक अपराध है, और उसमें वो एक वाक्य लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर। ये शब्द उसकी आजादी की पहली सांस है और शायद उसकी मौत का पहला कदम। 1984 यहां एक बहुत खतरनाक अवधारणा लाती है, डबल थिंक। मतलब एक साथ 2 विपरीत बातों पर विश्वास करना, जैसे युद्ध शांति है, आजादी गुलामी है, अज्ञान शक्ति है। ये सब सरकार के नारे हैं और लोग इन्हें सच मानते हैं, क्योंकि जब सच बदला जाता है तो यादें भी बदली जाती हैं, और जब यादें सरकार के हाथ में हों तो इंसान खुद का नहीं रहता। विंस्टन इस सब के बीच अकेला है, लेकिन वो सोचता है, क्या वो अकेला है या कहीं और भी कोई है जो अंदर से जाग चुका है? वो एक महिला जूलिया को देखता है और सोचता है कि क्या वो पार्टी की एजेंट है या उसकी तरह एक चुप विद्रोही। 1984 यहीं से सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये मानव चेतना की लड़ाई बन जाती है। सत्ता के खिलाफ सच की लड़ाई, डर के खिलाफ सोच की लड़ाई। और सवाल ये है, अगर सरकार आपकी भाषा, आपकी यादें और आपकी सोच सब नियंत्रित कर ले, तो आप बचते कैसे हैं? आगे ये कहानी और भी अंधेरी और भी गहरी होगी, जहां प्यार भी अपराध बनेगा, जहां सच टूटेगा, और जहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा आप क्या सोचते हैं, बल्कि ये होगा, क्या आपको सोचने की इजाजत है? ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी दुनिया की जहां आजादी एक याद बन चुकी है। अब कहानी और गहरी और ज्यादा डरावनी होने लगती है, क्योंकि विंस्टन सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं लड़ रहा, वो अपने भीतर चल रही लड़ाई से भी जूझ रहा है। हर दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ जाता है, जहां झूठ को इतनी सफाई से लिखा जाता है कि वो सच जैसा लगने लगता है। विंस्टन पुराने रिकॉर्ड बदलता है, पुराने नाम मिटाता है, ऐसे लोगों को इतिहास से हटा देता है जो अब सरकार की नज़र में कभी थे ही नहीं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनपर्सन,
मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ना सिर्फ मारा गया बल्कि कभी पैदा ही ना होने दिया गया। विंस्टन जानता है, अगर आज किसी का नाम मिटाया जा सकता है तो कल उसका भी। इस दुनिया में डर सिर्फ हथियार नहीं, ये व्यवस्था है। लोग सिर्फ सरकार से नहीं डरते, वे एक दूसरे से भी डरते हैं, क्योंकि कोई भी सूचना दे सकता है। माँ बेटे से डरती है, दोस्त दोस्त से, यहाँ तक कि बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने माता पिता पर नजर रखें और अगर कुछ गलत लगे तो शिकायत करें। सरकार परिवार से भी ऊपर है। विंस्टन इस सब के बीच एक सवाल से चिपका हुआ है, क्या कभी ये दुनिया अलग थी? क्या लोग खुलकर हंसते थे? क्या प्यार सामान्य था? वो याद करने की कोशिश करता है, लेकिन यादें धुंधली हैं, क्योंकि पार्टी सिर्फ भविष्य नहीं, अतीत भी नियंत्रित करती है। अगर पार्टी कहे कि अतीत ऐसा था, तो वही सच है। विंस्टन इस झूठ को समझता है, लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पाता। अब कहानी में जूलिया धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगती है। वो पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता है, बाहर से पूरी तरह वफादार, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो विंस्टन को असहज करता है। एक दिन जूलिया विंस्टन को एक कागज देती है और उसमें बस इतना लिखा होता है, आई लव यू। इस दुनिया में ये वाक्य किसी हथियार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि लोग सिर्फ बिग ब्रदर से प्यार करें। व्यक्तिगत प्यार सरकार के लिए खतरा है। विंस्टन डर जाता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ जाग उठता है। वो समझ जाता है वो अकेला नहीं है। जूलिया और विंस्टन छुपकर मिलते हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां टेलीस्क्रीन नहीं है। वहां पहली बार विंस्टन खुद को जिंदा महसूस करता है। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं, ये एक विद्रोह है पार्टी के खिलाफ। हर मुलाकात एक अपराध है, हर स्पर्श एक चुनौती, लेकिन यही उन्हें मानव बनाता है। जूलिया विंस्टन से अलग है। वो इतिहास या सत्य की चिंता नहीं करती, वो बस अभी जीना चाहती है। विंस्टन भविष्य के बारे में सोचता है, जूलिया वर्तमान में आज़ादी खोजती है। लेकिन दोनों एक ही बात जानते हैं, ये व्यवस्था झूठ पर टिकी है और झूठ हमेशा कहीं ना कहीं टूटता है। अब विंस्टन एक और नाम सुनता है, ओब्रायन, एक पार्टी का ऊंचा अधिकारी, जिसकी आंखों में विंस्टन को कुछ अलग दिखाई देता है, जैसे वो भी सब कुछ मानता नहीं। विंस्टन अपने मन में ये सोच बैठता है, क्या ओब्रायन भी विद्रोही है? क्या पार्टी के भीतर भी कोई है जो सच जानता है? ये विचार उसे आशा देता है, और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि इस दुनिया में आशा सबसे पहले मारी जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार, सच और भरोसा तीनों एक साथ दांव पर हैं, और विंस्टन ये नहीं जानता कि वो इतिहास बदल रहा है या खुद को मिटाने की तैयारी कर रहा है। आगे ये कहानी और ज्यादा अंधेरी होगी, क्योंकि इस दुनिया में सत्ता तोड़ने से पहले इंसान को पूरी तरह तोड़ा जाता है। अब कहानी और ज्यादा घुटन भरी होने लगती है, क्योंकि विंस्टन अब सिर्फ सोच नहीं रहा, वो कुछ कर रहा है। और इस दुनिया में करना सोचने से भी ज्यादा खतरनाक है। जूलिया और विंस्टन अब ज्यादा बार मिलने लगते हैं। वे शहर से दूर एक पुराने कमरे में छुप कर रहते हैं। ये कमरा एक बूढ़ा आदमी किराए पर देता है। यहाँ कोई टेलीस्क्रीन नहीं, ये जगह एक भ्रम है, एक झूठी आजादी। लेकिन विंस्टन जानता है पार्टी कुछ भी नहीं छोड़ती। ये कमरा भी शायद निगरानी में है। फिर भी वो यहाँ आता है, क्योंकि थोड़ी सी आजादी भी पूरी गुलामी से बेहतर लगती है। जूलिया व्यावहारिक है। वो कहती है पार्टी लोगों को डर से नियंत्रित करती है। अगर हम डर को नजरअंदाज करें तो हम थोड़ा सा जी सकते हैं। विंस्टन इतना सरल नहीं सोच पाता। वो जानना चाहता है पार्टी क्यों इतनी शक्तिशाली है और क्या इसे हराया जा सकता है। अब ओब्रायन फिर से कहानी में आता है। वो विंस्टन और जूलिया दोनों को अपने घर बुलाता है। ये खुद में एक जोखिम है, लेकिन विंस्टन मान बैठता है ओब्रायन भी पार्टी के खिलाफ है। उसके घर में कोई टेलीस्क्रीन नहीं। ये दृश्य विंस्टन को और विश्वास दिलाता है। ओब्रायन शांत आवाज में कहता है, वो ब्रदरहुड का हिस्सा है, एक गुप्त संगठन जो पार्टी को खत्म करना चाहता है। विंस्टन और जूलिया दोनों तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, यहां तक कि हत्या भी, बस पार्टी को हराने के लिए। ओब्रायन उन्हें एक किताब देने का वादा करता है, एक किताब जो सच बताएगी कैसे पार्टी दुनिया को नियंत्रित करती है। ये किताब विंस्टन के लिए पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो सच की भूख से भरा है।
कुछ दिन बाद वो किताब मिलती है। विंस्टन उसे पढ़ता है और समझता है पार्टी सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग नियंत्रित करती है। पार्टी गरीबी पैदा करती है ताकि लोग सोच न सकें। पार्टी युद्ध चलाती है ताकि डर बना रहे। और पार्टी सच बदलती है ताकि लोग अपने ही अनुभव पर भरोसा न करें। ये किताब विंस्टन को सुकून देती है, क्योंकि अब उसे पता है वो पागल नहीं, सिस्टम पागल है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। एक दिन सब कुछ टूट जाता है जब कमरे की दीवार से एक आवाज आती है, यू आर द डेड। ये आवाज टेलीस्क्रीन से आती है। कमरा निगरानी में था हमेशा से। पार्टी सब जानती थी। बूढ़ा आदमी पार्टी का एजेंट था। जूलिया और विंस्टन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनका सपना, उनकी आज़ादी, उनका प्यार सब एक पल में खत्म हो जाता है। अब विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ लव में है, लेकिन ये मंत्रालय प्यार नहीं, दर्द देता है। यहाँ मारपीट, भूख और डर साधारण बात है। यहाँ लोगों को तब तक तोड़ दिया जाता है जब तक वे पार्टी से प्यार न करने लगें। विंस्टन अभी भी अपने मन में एक छोटी सी आग महसूस करता है, लेकिन वो जानता है अब ये लड़ाई बाहर की नहीं, ये उसके दिमाग के अंदर होने वाली है। और पार्टी इस लड़ाई को कभी हारती नहीं। आगे ये कहानी सबसे डरावने रूप में सामने आएगी, जहां सवाल ये नहीं रहेगा कि विंस्टन जिंदा बचेगा या नहीं। सवाल ये होगा, क्या वो इंसान बना रहेगा या पार्टी उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। अब कहानी अपने सबसे क्रूर और सबसे मनोवैज्ञानिक हिस्से में प्रवेश करती है, क्योंकि अब पार्टी विंस्टन के शरीर से नहीं, उसके दिमाग से लड़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लव का मतलब प्यार नहीं, यहां प्यार का मतलब है पूरी आज्ञाकारिता। विंस्टन एक सफेद कमरे में है, जहां समय का कोई अंदाजा नहीं। दिन और रात एक जैसे लगते हैं। उसे बार बार पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। जहां दर्द एक उपकरण है, यहां सवाल पूछे जाते हैं और जवाब दर्द से निकाले जाते हैं। विंस्टन शुरू में चुप रहता है, वो झूठ बोलता है, वो अपने विचार छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। उसे सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं चाहिए, उसे परिवर्तन चाहिए। अब ओब्रायन सामने आता है और यहीं सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। ओब्रायन कभी विद्रोही नहीं था, वो हमेशा पार्टी का वफादार था। विंस्टन टूट जाता है क्योंकि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसका जल्लाद है। ओब्रायन शांत स्वर में समझाता है, पार्टी सिर्फ आज्ञा नहीं चाहती, वो आपकी सोच बदलना चाहती है। वो चाहती है कि आप दिल से माने कि पार्टी हमेशा सही है। अब यातना और तेज हो जाती है। विंस्टन दर्द से चीखता है, लेकिन ओब्रायन कहता है, दर्द सच सिखाता है। फिर वो सवाल आता है, 2 और 2 कितना होता है? विंस्टन कहता है 4। ओब्रायन बिजली बढ़ा देता है और पूछता है, अब? विंस्टन टूटने लगता है। वो 4, 5 या जो पार्टी कहे मानने लगता है, क्योंकि यहां सच वो नहीं जो आप देखते हैं, सच वो है जो पार्टी कहे। ओब्रायन ये स्पष्ट करता है, पार्टी सत्ता के लिए सत्ता चाहती है, न खुशी के लिए, न बराबरी के लिए, सिर्फ नियंत्रण के लिए। पार्टी चाहती है कि इंसान पूरी तरह खाली हो जाए, अपनी यादें, अपनी इच्छाएं, अपना सच सब छोड़ दे और सिर्फ बिग ब्रदर को माने। अब विंस्टन शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से टूट रहा है। वो अपनी यादों पर शक करने लगता है, उसका सच डगमगाने लगता है। लेकिन अभी भी उसके भीतर एक आखिरी कोना बचा है, जूलिया। वो सोचता है, कम से कम उसका प्यार सच है, कम से कम उसने अंदर से हार नहीं मानी। और पार्टी यही तोड़ना चाहती है। आगे एक ऐसी जगह है जहां डर आखिरी हथियार बन जाता है, जहां हर इंसान का एक अंतिम डर होता है और पार्टी उसे बिल्कुल सही समय पर सामने लाती है। अब ये कहानी अपने सबसे डरावने और निर्णायक पल की ओर बढ़ रही है, जहां सवाल ये नहीं होगा कि विंस्टन दर्द सह पाएगा या नहीं। सवाल ये होगा, क्या वो अपने सबसे गहरे डर के सामने खुद को बचा पाएगा। अब कहानी उस जगह पर पहुंचती है जहां दर्द भी काफी नहीं, जहां पार्टी इंसान के सबसे गहरे डर को हथियार बनाती है। विंस्टन अब रूम 101 के बारे में सुन चुका है। ये कमरा सबसे भयानक है क्योंकि यहां सामान्य यातना नहीं होती,
यहां हर इंसान के लिए अलग सजा होती है, वो सजा जो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दे। ओब्रायन शांत आवाज में कहता है, रूम 101 में वो चीज होती है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। विंस्टन डरता है। वो जानता है दर्द सह लिया जा सकता है, लेकिन डर इंसान को अंदर से मिटा देता है। अब विंस्टन रूम 101 में है। कमरा छोटा है, साफ है और खामोश है। ये खामोशी चीखों से ज्यादा डरावनी है। ओब्रायन एक पिंजरा लाता है। उसके अंदर चूहे हैं। विंस्टन का सबसे पुराना और सबसे गहरा डर चूहे। ओब्रायन समझाता है, ये चूहे भूखे हैं और अगर पिंजरा तुम्हारे चेहरे के सामने खुला तो ये तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। विंस्टन टूट जाता है। ये डर कल्पना नहीं, ये तुरंत होने वाला सच है। अब पार्टी एक आखिरी मांग करती है, विश्वासघात। ओब्रायन कहता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी और को इसके लिए दोषी ठहराओ। विंस्टन चीखता है, जूलिया। उसके मुंह से वाक्य निकलता है, ये मेरे साथ मत करो, ये जूलिया के साथ करो। इस पल में विंस्टन अंतिम बार टूट जाता है, क्योंकि अब उसने सिर्फ पार्टी को नहीं माना, उसने खुद को धोखा दिया, उसने प्यार को छोड़ दिया। और पार्टी यही चाहती थी, क्योंकि पार्टी जानती है जब तक इंसान किसी और से प्यार करता है वो पूरी तरह गुलाम नहीं बन सकता। रूम 101 से बाहर आने के बाद विंस्टन अब वही इंसान नहीं रहा। उसका शरीर ठीक हो गया है, लेकिन उसका अंदर खाली है। उसे सब कुछ ठीक लगता है, पार्टी सही लगती है, बिग ब्रदर सुरक्षित लगता है। अब विंस्टन सोचता नहीं, वो मानता है। उसे जूलिया की याद आती है, लेकिन वो दर्द नहीं देती, वो बस एक धुंध है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे ठंडे मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां सवाल ये नहीं रहेगा कि विंस्टन जिंदा है या नहीं। सवाल ये होगा, क्या उसके अंदर कुछ भी जिंदा बचा है। अब कहानी अपने सबसे ठंडे और सबसे भयावह अंत तक पहुंचती है, क्योंकि विंस्टन अब आजाद नहीं है, लेकिन वो जंजीरों ने भी नहीं है। वो उससे भी खतरनाक अवस्था में है। वो खुश है। विंस्टन अब मिनिस्ट्री ऑफ लव से बाहर है। वो फिर से समाज का हिस्सा है। वो कैफे में बैठता है, पीता है और अखबार पढ़ता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ये सामान्यता सबसे बड़ा झूठ है। अब विंस्टन पार्टी से नफरत नहीं करता। वो उससे सवाल नहीं करता। वो बिग ब्रदर को देखता है और उसके मन में डर नहीं, सुरक्षा आती है। उसे लगता है पार्टी सही थी हमेशा से। अब वो अतीत के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अतीत बदल सकता है। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि भविष्य पार्टी तय करेगी। वो सिर्फ वर्तमान में जीता है, एक नियंत्रित और खाली वर्तमान में। एक दिन वो जूलिया से फिर मिलता है। वे दोनों बात करते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं है, न प्यार, न गुस्सा, न जुड़ाव। वे एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से विश्वासघात कर चुके हैं। और फिर वे अलग हो जाते हैं, बिना किसी दर्द के, बिना किसी याद के। यही पार्टी की जीत है, क्योंकि पार्टी शरीर नहीं, रिश्ते तोड़ती है। और जब रिश्ते टूट जाते हैं तो इंसान अकेला और कमजोर हो जाता है। अब विंस्टन एक समाचार सुनता है, पार्टी ने युद्ध जीत लिया है। लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं। विंस्टन भी जश्न मनाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं, गर्व के हैं। वो बिग ब्रदर की तस्वीर को देखता है और उसके मन में एक विचार आता है, मैं उसे प्यार करता हूं। यही 1984 का अंतिम सच है। पार्टी आपसे ये नहीं चाहती कि आप उससे डरें, वो चाहती है कि आप उससे प्यार करें, क्योंकि डर समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन प्यार इंसान को पूरी तरह खाली कर देता है। 1984 यहीं खत्म होती है, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आपसे एक सवाल पूछती है। अगर आपकी भाषा, आपकी यादें और आपकी सोच नियंत्रित कर ली जाए, तो आप कौन रह जाएंगे? और क्या आज की दुनिया में हम वाकई इतने अलग हैं, या हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आजादी एक विचार बन जाती है और सोचना एक अपराध? यही 1984 की सबसे डरावनी चेतावनी है।
एक ऐसी चेतावनी जो किताब बंद होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर इस कहानी ने आपको आज़ादी, सच और सोचने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। ऐसी ही सोच झकझोर देने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें। यहां हम लाते हैं वर्ल्ड फेमस बुक्स की गहरी और असरदार कहानियां। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सोचना आज भी सबसे बड़ी आज़ादी है। मिलते हैं अगली किताब के साथ।